So now we have our next topic. So welcome back to my channel first of all. एंड इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस कर दिए हैं और अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आप चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू रीड द ट्रांसक्रिप्शन सो वेलकम ऑल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ट्रांसक्रिप्शन. So this is a book of Pathfinder and we are going to start it line by line and covering each and every line. So now we are going about transcription involves the synthesis of RNA chain. तो अब सबसे पहले हम जब डीएनए का पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डीएनए में रेप्लिकेशन के बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और जो थर्ड हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन बनता है बेसिकली। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए की चेन बनती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, टेक्स प्लेस बाय यूजुअल प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो एक यूजुअल प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, कैटलाइज्ड एंड रूटिनाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो प्रोसेस है ये आरएनए पॉलीमरेज से कैटलाइज होती है और आगे बढ़ती है। सो आरएनए चेन ट्रांसक्रिप्ट्स is synthesized from 5 prime end towards 3 prime end। तो अब ये जो आरएनए चेन की सिंथेसिस है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर होती है। द ट्रांसक्रिप्ट इज आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर स्ट्रैंड कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है सीक्वेंस से। किसके, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके सीक्वेंस से ये आइडेंटिकल होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है, जो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अब जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करेंगे तो वो यूकैरियोट्स में कुछ अलग होती है और प्रोकैरियोट्स में कुछ अलग होती है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो वो सेगमेंट डीएनए का जो कि जिससे कि आरएनए फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो ट्रांसक्राइब हो रहा है, तो उस सेगमेंट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। In eukaryotes, a transcription unit typically carries the information of just one gene। तो अब जब हम एक यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, यानी एक जो सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि ट्रांसक्राइब होता है एक टाइम पे, तो वो सिर्फ एक जीन होता है। सिर्फ एक जीन की ही इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसक्राइब होती है। एंड देयरफॉर कोड्स फॉर आइदर अ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल और अ सिंगल प्रोटीन। तो वो जो ट्रांसक्राइब्ड यूनिट होती है वो या तो एक सिंगल आरएनए के मॉलिक्यूल के लिए क्या करेगी, कोड करेगी, या फिर एक सिंगल प्रोटीन के मॉलिक्यूल के लिए कोड करेगी। In bacteria, a set of adjacent gene is often transcribed as a unit। तो अब हम जब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें एडजेसेंट जीन्स, यानी कि जो उसके आसपास के जीन्स हैं वो सेट्स भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। और ये किसकी फॉर्मेशन में रिज़ल्ट करते हैं, ये एक इस तरीके के आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में रिज़ल्ट करते हैं जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारी डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स को क्या बनाता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं।
The immediate product of transcription is called the primary transcripts. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का जो इमीडिएट प्रोडक्ट है, यानी कि इमीडिएटली जो चीज़ बन रही है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है वो सिंपल भी हो सकती है या फिर वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज processed to yield a single type of mRNA। अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि मतलब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होता है, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का होता है। और वो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है, एक सिंगल टाइप के mRNA की फॉर्मेशन करती है, जो कि एक सिंगल टाइप के प्रोटीन को क्या करता है, इनकोड करता है। So in the case of complex transcription unit, which are quite common in multicellular organism, the primary RNA transcript can be processed in more than one way। तो अब ये जब हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो उसमें जो प्राइमरी आरएनए है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसक्राइब करता है और फिर वो प्रोसेस करता है एक से ज़्यादा वेज में, यानी कि उसको एक से ज़्यादा वेज लगते हैं प्रोसेस करने के, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ mRNA। और ये जो ये प्रोसेस कर रहा है एक से ज़्यादा तरीके जो ये यूज़ कर रहा है प्रोसेस करने के, ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा तरीके के क्या बनते हैं, mRNA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेस पेयर दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट पॉइंट। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जिस बेस पेयर से स्टार्ट होता है उस बेस पेयर को हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट RNA पॉलीमरेज मूव अलोन द टेम्पलेट। तो अब ये जो पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से क्या होता है, RNA पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करता है और क्या करता है कि वहाँ से ये टेम्पलेट जो है ये मूव करना शुरू करता है और वहाँ से वो क्या करता है, सिंथेसाइज करते चले जाता है आगे को RNA को, until it reaches a terminal sequence। जब तक कि वो उसके टर्मिनल में नहीं पहुंच जाता तब तक। सीक्वेंस प्रायर टू द स्टार्ट पॉइंट आर डिस्क्राइब्ड एज अपस्ट्रीम टू इट। अब वो सीक्वेंस जो कि स्टार्ट पॉइंट से अपस्ट्रीम है, यानी ऊपर की तरफ है, उनको हम कहते हैं, मतलब जो उसके पहले हैं जो स्टार्ट पॉइंट के, उनको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। और जो स्टार्ट पॉइंट के बाद हैं या विदिन हैं उसके, तो उनको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले हम RNA पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं। तो RNA सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम RNA पॉलीमरेज। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये जो RNA की सिंथेसिस है ये RNA पॉलीमरेज के से हो रही है। A single type of RNA polymerase appears to be responsible for almost all synthesis of mRNA। तो ये जो एक प्रोकैरियोट्स में जो एक सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है वो हर तरीके के mRNA की फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे वो mRNA हो या फिर जितने भी तरीके के rRNAs होते हैं या फिर जो tRNAs होते हैं एक यू बैक्टीरियम में। उसके बाद जो यू बैक्टीरिया का RNA पॉलीमर होता है वो एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम क्या करता है, बनाता है, जिसमें 4 तरीके की, यानी कि 4 तरीके की क्या होती हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा। द होलो एंजाइम अल्फ़ा 2 बीटा, बीटा डैश, सिग्मा कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो अब हमने इनको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहले इसके कोर एंजाइम्स हैं वो हैं अल्फ़ा 2 बीटा, बीटा डैश, और जो सिग्मा फैक्टर्स हैं उसको हम सिग्मा
पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। द कंप्लीट एंजाइम और होलो एंजाइम इन ई कोलाई हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 465 के डी, और डी क्या है इसमें, डेल्टन है। तो ये जो कंप्लीट होलो एंजाइम होता है एक ई कोलाई में, उसका वेट इतना होता है। द अल्फ़ा सब यूनिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम एंड प्ले अ रोल इन प्रमोटर रिकॉग्निशन। तो अब ये जो सब यूनिट है इसकी, अल्फ़ा सब यूनिट है, वो क्या करती है, कोर एंजाइम्स को असेंबल करती है, और ये एज अ प्रमोटर रिकॉग्निशन क्या करती है, रोल प्ले करती है। द अल्फ़ा सब यूनिट ऑल्सो प्ले अ रोल इन इंटरैक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज विथ सम रेगुलेटरी फैक्टर्स। अभी ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये क्या करती है, एक रोल प्ले करती है इंटरैक्शन करने में RNA पॉलीमरेज का। द बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट टुगेदर मेक अप द कैटालिटिक सेंटर। इसके बाद जो बीटा और बीटा डैश हैं वो क्या करते हैं, कैटालिटिक सेंटर को बनाते हैं, और जो बीटा सब यूनिट है वो चेन इलोंगेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ये RNA पॉलीमरेज की ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। द सिग्मा सब यूनिट इज़ कंसर्न्ड स्पेसिफिकली विथ प्रमोटर रिकॉग्निशन। अब इसमें जो RNA पॉलीमरेज की जो सिग्मा सब यूनिट होती है वो प्रमोटर के रिकॉग्निशन यानी प्रमोटर को पहचानने का काम करती है। उसका स्पेशलाइज्ड सॉरी गाइस उसका जो स्पेसिफिकली फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करती है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई RNA polymer is provided by heterotetrameric composed of beta and beta subunit and 2 copies of small alpha subunit। तो जो ये हेट्रोटेट्रामर्स हैं ये बीटा और बीटा सब यूनिट के बने हुए होते हैं, और इनकी जो 2 कॉपीज़ होती हैं वो स्मॉलर होती हैं अल्फ़ा सब यूनिट से। Compare the RNA polymerase and DNA polymerase 3 holoenzyme form E. coli। अब सबसे पहले फीचर है, उसके बाद RNA पॉलीमरेज है, फिर क्या है DNA पॉलीमरेज 3। अब इनके हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मतलब इनका कंपैरिजन हुआ है बेसिकली। सबसे पहले जब हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट RNA पॉलीमरेज का ज़्यादा है। उसके बाद जो नंबर ऑफ सब यूनिट हैं वो DNA पॉलीमरेज 3 की ज़्यादा है। उसके बाद जो एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स हैं वो RNA पॉलीमरेज में ATP, GTP, UTP, CTP हैं, जबकि DNA पॉलीमरेज में वो वही ATP, GTP, TTP या CTP होते हैं, बट वो DNA के होते हैं तो इसीलिए उनके आगे D लगा हुआ है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसमें भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी RNA पॉलीमरेज में नहीं होती है, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी DNA पॉलीमरेज में होती है, और वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। उसके बाद प्राइमर रिक्वायरमेंट RNA पॉलीमरेज में नहीं होती है, लेकिन क्योंकि RNA पॉलीमरेज में डायरेक्ट स्टार्ट पॉइंट से वो पॉलीमराइज़ करना शुरू कर देता है, लेकिन DNA पॉलीमरेज में ऐसा नहीं होता है। DNA पॉलीमरेज में को क्या चाहिए होता है, एक RNA या फिर DNA का प्राइमर चाहिए होता है। मतलब जो DNA का प्राइमर होता है वो बेसिकली RNA ही होता है। उसके बाद जो कन्फिगरेशन है जो प्रेफर होती है टेम्पलेट में वो DNA डुप्लेक्स है, जबकि DNA पॉलीमरेज में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA चाहिए होता है। अब इसमें मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है, वो Zn2+ और Mg2+ होती है। किसमें, RNA पॉलीमरेज में, और DNA पॉलीमरेज में भी वो सेम Zn2+ एंड Mg2+ ही होती है। उसके बाद नंबर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स, जो नंबर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप हैं वो RNA पॉलीमरेज में 2 होते हैं, और DNA पॉलीमरेज में भी 2 होते हैं।
सॉरी गाइस। तो उसके बाद जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हम अभी प्रोकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं, हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं। बट ये जो बेसिक प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन या टर्मिनेशन, ये सभी में सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। The transcription reaction can be divided into 3 categories, as I said: initiation, elongation, and termination. Transcription begins when an RNA polymerase molecule binds to promoter sequence on the DNA double helix. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कब शुरू होता है? ये तब शुरू होता है जब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे प्रमोटर के साथ बाइंड होता है, एक आरएनए के डबल हेलिक्स के डुप्लेक्स में। So the polymerase that move along the template strand extend its growing RNA chain in 5' to 3' direction. तो अभी जो हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ किया है उसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है 5' से 3' की डायरेक्शन में बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, वो स्टेप वाइज क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है तब तक जब तक कि वो अपना टर्मिनल जो है वो ना रीच कर ले, टर्मिनल तक ना पहुंच पाए। एट विच पॉइंट द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन एंड आरएनए एंड द पॉलीमरेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द डीएनए। तो वो अपने टर्मिनल सिग्नल में पहुंचती है जहाँ पे उसको क्या करना होता है, सिंथेसाइज करता है वो अपनी आरएनए चेन को और पॉलीमरेज को जो कि रिलीज़ हुए हैं डीएनए से। अब जो इनिशिएशन है ये क्या है कि इनिशिएशन इज़ डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड इन आरएनए। तो ये जो इनिशिएशन है इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये क्या होती है, ये सिंथेसिस होती है पहली न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स की आरएनए में। The sequence of DNA needed for RNA polymerase to bind to the template and accomplish the initiation reaction defines the promoter. अब ये जो सीक्वेंस है जो हमें डीएनए का चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए या उसके साथ बाइंड होने के लिए उसके टेम्पलेट से, वो हम इनिशिएशन रिएक्शन से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो जो होता है वो होता है प्रमोटर। तो अ जीन प्रमोटर कैन बी डिफाइंड एज सिस एक्टिव डीएनए सीक्वेंस नेसेसरी फॉर एक्यूरेटली एंड efficiently initiating transcription of the gene। तो अब जो एक प्रमोटर होता है, प्रमोटर जो बेसिकली होता है वो सिस एक्टिव डीएनए होता है। सिस एक्टिव डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि नेसेसरी होता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है अगर हमें एक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमें एक्यूरेट चाहिए होता है और इफ़िशिएंट चाहिए होता है। तो उसकी इनिशिएशन के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए हमको एक सिस एक्टिव डीएनए चाहिए होता है। सो द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द प्रमोटर रीजन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीक्वेसाइड आरएनए पॉलीमरेज। रिक्विसाइड आरएनए पॉलीमरेज। तो अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है जो प्रमोटर में प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होता है, उसको हम पहचानते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे। द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बैक्टीरियल promoters are those of bacterium E. coli that are recognized by sigma 70. The superscript indicates molecular weight। तो ये जो बेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बैक्टीरियल प्रमोटर की, वो ई कोलाई की होती है जो कि हम पहचान सकते हैं सिग्मा की पावर 70 जो इसकी रिकॉग्निशन साइड है उससे। इट कंटेन्स 2 6 बेस पेयर्स कंसेंसस सीक्वेंस, 10 से 35 सीक्वेंस होते हैं। 10 सीक्वेंसेस ऑल्सो नोन एज प्रिब्नॉब बॉक्स। तो अब ये जो इनिशिएशन होती है ये इसकी प्रिब्नॉब बॉक्स से होती है और वो जो प्रिब्नॉब बॉक्स होता है वो
10 बेसिस का होता है। द 10 सीक्वेंस हैज़ द कंसेंसस टाटा एट करके आप याद कर सकते हो। तो ये बेसिकली TA होता है। और उसके बाद 35 जो सीक्वेंस होते हैं, जो कंसेंसस होते हैं, दैट इज़ TTGACA। तो द पहला तो हमने 10 बेस पेयर का ले लिया जो कि टाटा एट है। उसके बाद 35 का है जो है TTGACA। तो ये जो होता है ये designed to reflect their approximate distance in nucleotide from the start side। तो ये डिज़ाइंड होता है ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियोटाइड की स्टार्टिंग साइड से, द डिस्टेंस सेपरेटिंग the 35 and 10 side in between 16 and 18 base pair and 10 hexamers lying 7 base pair upstream by the start point। तो उसके बाद ये जो स्टार्ट पॉइंट है उससे 16 से 18 बेस पेयर के बीच में, और ये जो 10 हेक्सामर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाई करते हैं। हमें इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये बैक्टीरिया प्रमोटर सच एज ई कोलाई shown here share two recognition of highly conserved nucleotide sequence. These regions are located 35 and 10 base pair upstream from the start site of transcription, which is indicated as +1 by convention. All nucleotide upstreams of the transcription site are numbered in negative sense. These elements फंक्शन ओनली इन डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये अपस्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ से ये इनिशिएशन साइट है। तो इनिशिएशन साइट के इधर वाले सब क्या है, अपस्ट्रीम है, और उससे इधर वाले जो हैं वो डाउन स्ट्रीम है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो अब ये जो टाटा एट बॉक्स है जो कि 10 इसमें 10 बेस पेयर हैं, ये कंसिक्वेंस रीजन है। उसके बाद बीच में 16 से 18 बेस पेयर आते हैं, और फिर ये जो 35 फिफ्थ बेस पेयर होता है रीजन, वो TTGACA का होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर है, द कंसेंसस सीक्वेंस एट 35 मतलब जो रीजन और 10 रीजन ऑफ प्रमोटर। तो ये क्या है, ट्रिप्टोफान का ओपेरन है। TTGACA जो ये 35 वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है वो इन अलग अलग हमको कैटेगरीज़ में दिया है, और इन सब में क्या है किस तरीके से वैरी कर रहा है। और ये जो हमारा प्रमोटर वाला रीजन है जो कि हमारा 10 बेस पेयर्स का है, वो कितनों में सिमिलर है। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये टाटा CT, टाटा एट, ये तो TA, फिर CGAT, GTAT, TTAACT। तो जब हम देखें इसमें स्पेसर्स क्या हैं, N7 N6 है, N17 N16 इस तरीके से। और जो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं, वो AAGAAAA ये हो रहे हैं। तो ये क्या है, कंसेंसस जो है अब इनके क्या है, TTGACA निकले और इसके क्या निकले, TA मतलब टाटा एट निकले। सो द सिग्मा सब यूनिट enables RNA polymerase to recognize promoter site। तो ये जो सिग्मा सब यूनिट होती है, इससे जो RNA होता है वो अपना जो रिकग्निशन साइड होती है, अपने प्रमोटर साइड होती है, उसको क्या करता है, पहचानता है। मोस्ट इकोलाई प्रमोटर्स इंटरैक्ट विद द मेजर फॉर्म ऑफ RNA polymerase which contains sigma 70
तो ये जो इकोलाई होता है इसमें जो प्रमोटर होते हैं वो जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनमें जो मेजर फॉर्म होती है आरएनए पॉलीमरेज की वो सिग्मा 70 होती है. Transcription of certain group of genes, however, is carried out by E. coli RNA polymerase containing one of several alternative sigma factors. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है सर्टेन ग्रुप्स का एक जीन में वो ई कोलाई के आरएनए पॉलीमरेज से होता है जो कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स को क्या करता है, कंटेन करता है. दीज अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स, और ये जो अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स हैं ये क्या क्या हैं, ये हैं सिग्मा 28, सिग्मा 32, सिग्मा 38, सिग्मा 54. recognize different consensus promoter sequence than sigma 70. तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट कंसेंसस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें पहचानते हैं. तो अब हमें दिए हुए हैं जो ये अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स हैं और वो किन को पहचान रहे हैं या उनके क्या फंक्शंस हैं. तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद alternative alpha factors and their consensus sequences. So जो पहला नेम है, पहला है सिग्मा 54 का. तो जो उसका अपस्ट्रीम कंसेंसस है वो क्या है, TTGGCA. तो इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करना, यानी कि नाइट्रोजन को एसिमिलेट करना. उसके पास सिग्मा 38 है, इसका अपस्ट्रीम कंसेंसस क्या है, CCGGCG. तो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जो है जो ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज है, ऑल्सो फॉर जीन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेस. तो जो ये ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स है यानी कि ऑस्मोसिस मतलब जो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसे कंट्रोल करने में, और ये जो उसके स्टेशनरी फेजेस होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है. उसके बाद सिग्मा 32 जो है वो है TNTCN CCTTGAA. तो ये हीट शॉक रिस्पॉन्स के लिए होता है. और सिग्मा 28 जो होता है वो TAA, वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है, वो फ्लैजिला के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है, जो इसमें जीन होता है वो. सो AN and any nucleotide. Now the holoenzyme promote reaction start by forming a closed binary complex. तो closed means that the DNA remains duplex. तो अब इसमें क्या होता है, जो DNA होता है वो duplex ही रहता है. When RNA polymerase holoenzyme initially binds to DNA, it covers some 75 to 80 base pair extending from 55 to 20. The closed complex is converted into an open complex by melting of a short region of DNA within the sequence bound by the enzyme. तो अब ये जो क्लोज कॉम्प्लेक्स है ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है मेल्ट होने के बाद. अभी जो उसका शॉर्ट रीजन है DNA के सीक्वेंस का, ये जो है ये एंजाइम बाउंडेड होता है. द ट्रांसक्रिप्शन बबल इज क्रिएटेड बाय अ लोकल अनविंडिंग दैट बिगिंस एट साइट बाउंड बाय RNA पॉलीमरेज. अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो बबल होती है वो जो क्रिएट होती है वो लोकल अनवाइंडिंग से होती है. लोकल अनवाइंडिंग मतलब कि जो DNA है उसकी अनवाइंडिंग हो गई उस साइट पे जहाँ पे कि RNA पॉलीमरेज क्या करने वाला है, बाउंड होगा. सो द लेंथ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएटेड बाय अ लोकल अनवाइंडिंग इज 12 to 14 बेस पेयर. अब जो RNA है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में है, जैसे ये जो DNA है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में ही है. और यहाँ पे इस रीजन में क्या हो गई, थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो गई और यहाँ से क्या है RNA का पॉलीमरेज बन के निकल जाएगा.
तो ये एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है ये लोकली एंजाइम से क्रिएट हो जाता है। सो द लेंथ ऑफ, और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 से 14 बेस पेयर होते हैं इसमें। एंड द लेंथ ऑफ RNA DNA हाइब्रिड विद इन इट इज़ 8 to 9 बेस पेयर। और ये जो RNA और DNA की हाइब्रिड होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, 8 से 9 बेस पेयर होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इनकॉर्पोरेट द फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड, देन अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन देम। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है 2 न्यूक्लियोटाइड के, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। दिस जनरेट अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन RNA एज वेल एज DNA एंड एंजाइम। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है जिसमें कि RNA भी प्रेजेंट है, DNA भी प्रेजेंट है और एंजाइम भी प्रेजेंट है। सो इनिशिएशन डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड इन RNA। तो ये जो इनिशिएशन है ये डिस्क्राइब करती है पहला जो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड सिंथेसाइज हुआ है RNA का, उसे ओनली द होलो एंजाइम कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो होलो एंजाइम होते हैं सिर्फ वही इनिशिएशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। कोर एंजाइम हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज RNA ऑन अ DNA टेम्पलेट। उसके बाद जो कोर एंजाइम्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो RNA को सिंथेसाइज कर सकते हैं DNA के टेम्पलेट में, बट कैन नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एट द प्रॉपर साइट। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, उसके बाद RNA सिंथेसिस इज फ्रीक्वेंटली aborted after usual 2 or 3 but up to 10 to 12 nucleotide have been joined। तो ये जो RNA की सिंथेसिस है ये फ्रीक्वेंटली मतलब अबॉर्ट मतलब कि ख़त्म होते रहती है। RNA की सिंथेसिस जो होती है 2 से 3 बार होती है ये। 10 से 12 जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके जॉइन के बाद। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो इस इनिशिएशन को, जो कि 2 से 3 बार यूजुअली ऐसा होता है कि 10 से 12 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड तक वो सिंथेसाइज करते हैं, फिर नहीं होता सिंथेसिस। फिर उसके बाद वापस 10 से 12 होता है, फिर नहीं होता, फिर वापस 10 से 12 होता है, फिर नहीं होता। तो ये 2 या 3 बार होता है इनिशिएशन के टाइम पे। और इस तरीके की इनिशिएशन को हम अबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। सो वंस अ पॉलीमरेज मैनेजेस टू मेक एन RNA लॉन्गर देन 10 बेस पेयर, अ स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब अगर उस पॉलीमरेज ने क्या किया, जैसे तैसे मैनेज कर लिया एक ऐसा RNA बनाने का जो कि 10 बेस पेयर से लंबा हो, तो उसके बाद क्या है कि एक स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास फिर बाकी के एंजाइम होते हैं जो कि DNA टेम्पलेट होता है और एक ग्रोइंग RNA चेन होती है। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है इसका कंट्रोल कैसे हो रहा है। सो इन बैक्टीरिया सच एज E. coli there are 2 distinct way in which transcription initiation is controlled। अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में 2 तरीके होते हैं जिससे जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है वो कंट्रोल होता है। तो पहला तरीका है इसमें कंस्टिट्यूटिव कंट्रोल और दूसरा तरीका है इसमें रेगुलेटरी कंट्रोल। अब जो कंस्टिट्यूटिव कंट्रोल है ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर में प्रमोटर के। और जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है ये डिपेंड करता है इन्फ्लुएंस में रेगुलेटरी प्रोटीन के, जो कि हम टॉप जीन रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब ना प्रमोटर स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब ये जो प्रमोटर लेवल होता है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का बेसल लेवल है।
The consensus sequence for the E. coli promoter is quite variable. और ये जो कंसेंसस सीक्वेंस हैं ई कोलाई के प्रमोटर के लिए, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं. डिफरेंट प्रमोटर वेरी इन देयर इफ़िशियंसी. और ये जो प्रमोटर्स होते हैं ये अपनी इफ़िशियंसी में भी वेरी करते हैं. Efficiency is defined as the number of productive initiations that are promoted per second. और ये जो इफ़िशियंसी है इसे हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव जो इनिशिएशन है जो कि प्रमोटर से पर सेकंड में कितने बने हैं. अ प्रोडक्टिव इनिशिएशन बीइंग वन that result in DNA polymerase clearing the promoter and beginning synthesis of full length transcriptase. तो ये जो RNA पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, ये प्रमोटर को क्लियर करता है और उसके बाद ये क्या करता है, ये शुरुआत करता है एक फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन की. इट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक प्रमोटर. और ये जो प्रमोटर होता है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है. अब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा वो क्या सपोर्ट करेगा, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू वीक प्रमोटर. तो हमें एक डायग्राम यहाँ पे शोन है. तो ये क्या दिखा रहा है हमको, ये दिखा रहा है हमको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन बाय ई कोलाई RNA पॉलीमरेज. The enzyme first forms a close complex in which the two DNA strands remain fully based. In the next step, the enzyme catalyzes the opening of a DNA helix to form an open complex in which the template DNA strand is exposed for the initiation of RNA chain. The polymerase contain the bond sigma subunit. The conversion to an actively elongated polymerase requires the release of initiation factor, the sigma subunit. तो ये जो पॉलीमरेज है सिग्मा, ये 35 से 10 क्या है बेस पेयर का है. तो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं. तो अब ये क्या है, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो ओपन कॉम्प्लेक्स है जो कि टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड है जो कि एक्सपोज हो रहा है इनिशिएट करने के लिए RNA की चेन को. तो ये जो पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ये सिग्मा सब यूनिट का क्या करता है, को बाउंड करता है. और ये जो कन्वर्जन है ये एक्टिवली कहाँ पे हो रहा है, इलोंगेशन में हो रहा है पॉलीमरेज के. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलोंगेशन, द एक्चुअल इलोंगेशन है ये इन्वॉल्व करता है उस जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है उसका मूवमेंट बाय अ डिसरप्टिव ऑफ अ DNA स्ट्रक्चर. बिना उस DNA स्ट्रक्चर को ख़राब किए हुए या उसको तोड़े हुए द एंजाइम मूव्स अलोंग द DNA एंड एक्सटेंड्स द ग्रोइंग RNA चेन. अब ये जो एंजाइम है वो क्या होता है, वो ना पूरे DNA स्ट्रैंड के अलोन मूव करता है और ये जो ग्रोइंग चेन है RNA की उसको एक्सटेंड करता है. एज द एंजाइम मूव्स इट अनविंड्स द DNA हेलिक्स. जैसे जैसे जो एंजाइम है वो मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस DNA हेलिक्स को अनविंड कर रहा है. अनविंड मतलब खोल रहा है. टू एक्सपोज अ न्यू सेगमेंट ऑफ टेम्पलेट इन सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन. और फिर ये क्या करता है, ये वो जो न्यू स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसको क्या कर रहा है, ये उसको एक्सपोज कर रहा है और उसमें क्या बना रहा है, सिंगल स्ट्रैंड की कंडीशन जनरेट हो रही है. नाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली एडेड टू 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग RNA चेन.
अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कोवलेंट बॉन्ड से 3 प्राइम एंड में आरएनए चेन की क्या हो रही है ऐड हो रही है, और ये क्या बना रही है, आरएनए और डीएनए हाइब्रिड बना रही है। ड्यूरिंग ईच न्यूक्लियोटाइड एडिशन द बीटा एंड अल्फा फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है वैसे वैसे अल्फ़ा और जो बीटा है फॉस्फेट है वो क्या हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है उसमें से रिमूव हो रहे हैं, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज़ OH ग्रुप है वो भी रिमूव हो रहा है 3 प्राइम कार्बन से न्यूक्लियोटाइड के उसके चेन के एंड में। सो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की होती है 37 डिग्री सेल्सियस में। ड्यूरिंग इलोंगेशन व्हेन डीएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स डीएनए। अब ये जो जब डीएनए इलोंगेशन हो रहा है, जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है डीएनए को, उसकी अनविंडिंग कर रहा है या फिर रीविंडिंग कर रहा है। अनविंडिंग मतलब उसे खोल रहा है या वापस उसे जोड़ रहा है। एज आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डबल हेलिक्स, तो जब वो आरएनए पॉलीमरेज डबल हेलिक्स में मूव कर रहा है, इट जनरेट पॉजिटिव सुपर कॉइल्स अहेड एंड लीव नेगेटिव सुपर कॉइल बिहाइंड। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइल्स हैं इनको आगे छोड़ता है और जो नेगेटिव सुपर कॉइल्स हैं उनको पीछे। सो एंजाइम गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1 पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं वो पहला एंजाइम तो गायरेज यूज़ हो रहा है, और जो दूसरा एंजाइम है वो टोपोआइसोमरेज 1 यूज़ हो रहा है। अब इस जो टोपोआइसोमरेज 1 है ना, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, एक लेक्चर ही है, तो यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर ऑल्सो फॉर दिस। Then we have gyrase introduce negative supercoil whereas topoisomerase 1 removes negative supercoils. Now cordyceps and adenosine analog that lacks 3 prime OH group inhibits elongation. Its addition to 3 prime end of RNA prevent the RNA chain to further elongate. तो हमें एक एनालॉग दिया हुआ है जो कि डीऑक्सी एडिनोसिन है, और ये जब अटैच होता है तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, मतलब इसके आगे से कोई फिर इलोंगेशन नहीं होगा। देन वी हैव टर्मिनेशन। So termination, it involves recognition of the point at which no further bases should be added to the chain. तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि बस इसके बाद हमें क्या है, कोई भी आगे को हमें इसके अलावा क्या करना है, कोई भी बेस हमें ऐड नहीं करना है। द सीक्वेंस ऑफ DNA पॉलीमरेज फॉर फर्दर रिएक्शन इज कॉल्ड टर्मिनेटर। और ये जो रिएक्शन है ये जो डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें चाहिए होती है, उसको टर्मिनेट करने के लिए उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। So at this point the enzyme stops adding nucleotide to the growing chain. तो इसके बाद क्या होता है कि अब टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या है, फर्दर कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए की ग्रोइंग चेन में ऐड नहीं हो रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, और फिर क्या करता है, ये डीएनए टेम्पलेट से उसको डिसएसोसिएट करता है, यानी उसको हटाता है। सो एग्जैक्टली हाउ टर्मिनेशन अकर इज़ नॉट नोन कि सॉरी गाइस, तो एग्जैक्टली किस तरीके से टर्मिनेशन होता है ये हमें नहीं पता है, बट बैक्टीरिया अपीयर टू यूज़ 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। बट जो बैक्टीरिया है उसके पास 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको वो फॉलो करता है टर्मिनेशन के लिए। पहली तो है इंट्रांसिक टर्मिनेशन और दूसरी क्या है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो पहले हम इंट्रांसिक टर्मिनेशन डिस्कस कर लेते हैं।
So, intrinsic termination has been thought to promote dissociation of the polymerase by destabilizing the attachment of the growing transcription to the template. तो ये जो इंट्रांसिक ट्रांसक्रिप्शन है, टर्मिनेशन है, ये इस तरीके से सोचा जाता है कि ये क्या करता है, ये डीस्टेबलाइज कर देता है जो ग्रोइंग ट्रांसक्रिप्ट के टेम्पलेट्स होते हैं उन्हें. So in this case, transcripts form hairpin-like structure by forming complementary base pairing. तो फिर क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो एक हेयरपिन लाइक यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है. तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है. और ये जो हेयरपिन स्ट्रक्चर है ये G और C जो कंटेंट है उनमें ज़्यादा है, दैट इज़ ग्वानिन एंड साइटोसिन in the RNA product followed by a U-rich region. और जब हम RNA प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, U जो होगा, यूरासिल जो होगा वो उसका कंटेंट ज़्यादा होगा. द टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन द हेयरपिन एंड यू रिच रीजन इज़ 7 to 9 बेसिस. तो ये 7 से 9 बेसिस की जो होती है डिस्टेंस होती है. अब हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ई कोलाई के आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करने का. तो ये क्या होता है, यू शेप जो रेसिड्यू है वो बनाता है और फिर जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड हैं वो फिर क्या बनाते हैं, हेयरपिन को हेलिक्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये रोक देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. तो ये क्या है, जी और सी रिच जो है वो क्या कर रहे हैं, एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. मतलब ये इस तरीके से क्या है, यहाँ से उठ गए हैं ये दोनों बेसिकली. तो उठने के बाद ये क्या बना रहे हैं, ये हेयरपिन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेशन हो जा रहा है. फिर क्या है कि द सेकेंड टाइप ऑफ टर्मिनेशन इज रो डिपेंडेंट. तो दूसरे तरीका का क्या है, रो डिपेंडेंट है. तो दिस टर्मिनेशन रिक्वायर्स द एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड रो. तो अब इसमें क्या चाहिए होता है, हमें एक रो नाम का एक प्रोटीन चाहिए होता है. वो रो क्या करता है, वो रो बेसिकली ATP डिपेंडेंट होता है जो कि आरएनए को स्टिमुलेट करता है, उसके हेलिकेज को, और फिर क्या करता है, वो जो नेसेंट आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स है उसको डिसरप्ट कर देता है. सो इट इज़ अ 273 kD hexamer of identical subunit. It binds to RNA and translocate along RNA until it reaches the RNA DNA hybrid in polymerase, which releases the RNA from the DNA. तो अब ये क्या करता है, ये ट्रांसलोकेट करता है RNA को तब तक जब तक कि वो RNA और DNA का जो हाइब्रिड है वहाँ तक ना पहुँच जाए. और जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर वो क्या करता है, RNA से DNA को रिलीज़ कर देता है. तो इस तरीके से रो डिपेंडेंट फैक्टर काम करता है. अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ई कोलाई पॉलीमरेज ऑफ mRNA इनकोडेड 10 kb प्रोटीन. तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यू हैव गिवन. उसके बाद ये आप डिस्कस करो या आप पढ़ो, ये समझो आप खुद. उसके बाद वाई इज़ RNA सिंथेसिस नॉट एज केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर एरर्स एज DNA सिंथेसिस. ऐसा क्यों होता है कि जो RNA सिंथेसिस है वो इतना केयरफुली मॉनिटर नहीं होती है जितना DNA होती है, क्योंकि DNA सिंथेसिस में क्या है, प्रूफ रीडिंग भी प्रेजेंट है. तो अब ये क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं हम. दिस इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो एन एरर विल ओनली अफेक्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ mRNA ऑफ मैनी सिंथेसिस फॉर अ जीन. ओके, तो एक जो मॉलिक्यूल है अगर उसमें एरर हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक ही मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगा और बहुत सारे सिंथेसाइज हो रहे हैं. इन एडिशन द एरर डू नॉट बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द जीनोमिक इन्फॉर्मेशन. और ये एक परमानेंट पार्ट नहीं बन रहा है जीनोमिक इन्फॉर्मेशन का, तो इसमें एरर चलता है. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, डाई एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड आर ओकेजनली रिलीज्ड फ्रॉम RNA polymerase at very start of transcription, a process called abortive initiation. This process requires the restart of transcription
तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें रीस्टार्ट करना पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका जो हमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो देना है। तो क्या है, द बेस पेयरिंग एनर्जी ऑफ डाई एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जो बेस पेयर एनर्जी है डाई और ट्राई न्यूक्लियोटाइड की, जो कि डीएनए और आरएनए हाइब्रिड्स हैं, वो फॉर्म होती है बहुत पहले से, मतलब वेरी बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बहुत पहले से ट्रांसक्रिप्शन की बिगनिंग से होती है, इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्ट्रैंड सेपरेशन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सफिशिएंट नहीं होती है उस स्ट्रैंड को प्रिवेंट करने में, उसको सेपरेट करने में, और जो प्रोडक्ट है उसको लूज़ करने में। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा पूरा ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।